दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 13 अप्रैल 1919 से, जहां प्रदर्शनकारियों का एक समूह रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाले बाग में शांतिपूर्वक इकट्ठा होते हैं। और यहीं पर हमारी नजर पड़ती है एक युवा क्रांतिकारी प्रकट सिंह के ऊपर, जो कि अपनी माँ और बहन के साथ आया हुआ था। तभी हम यहाँ पर एक जहाज को ऊपर से गुजरता हुआ देखते हैं, जो कि जलियांवाले बाग ऊपर से निकला था। जिसके आधे घंटे बाद ही जनरल डायर अपने सशस्त्र सैनिकों के साथ घटना स्थल पर पहुंचा और बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया। दोस्तों, हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जलियांवाले बाग में जितने भी लोग मौजूद थे, वे सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। सिर पर कुआं मौजूद था और उसी कुएं में कूदकर बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा चुके थे। दोस्तों, इसी जेनोसाइड में प्रकट सिंह ने अपनी माँ और बहन को खो देता है, जबकि प्रकट सिंह बच गया था। इस नरसंहार में अगले कई घंटों तक लाशों को घटना स्थल पर चील और कौवों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है और बाद में इन सारी लाशों को नदी में बहा दिया जाता है। अब क्योंकि एक बहुत ही बड़ी बात थी और ब्रिटिश एम्पायर को यह बात छिपानी थी, इसलिए प्रेस को इस बारे में कुछ भी लिखने से रोका जाता है और सरकार का पक्ष अखबारों के पहले पन्नों पर छापा जाता है, जिसमें लिखा जाता है कि प्रदर्शनकारी हथियारबंद आतंकी थे, उनके हमलावर होने के चलते गोलियां चलानी पड़ी। दोस्तों, कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि हमें मालूम चलता है शंकर नारायण नाम के एक वकील के बारे में, जो कि एक ऐसा वकील है जो कि आज तक कोई भी केस नहीं हारा और वो फिलहाल तो कृपाल सिंह नाम के आदमी के खिलाफ एक केस लड़ रहा है। यह केस शंकर नारायण को तीरथ सिंह ने दिया था, जो कि माइकल और डायर का लीगल एडवाइजर है। और कृपाल सिंह एक क्रांतिकारी तो है ही, और साथ ही वह ब्रिटिश एम्पायर और माइकल डायर के खिलाफ चला गया था, जिस वजह से उसके खिलाफ एक्शन लेने पड़े। कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया। दोस्तों, शंकर नारायण यह केस भी जीत जाता है और कृपाल सिंह को जेल हो जाती है। तो एक तरह से देखा जाए तो शंकर नारायण ब्रिटिश एम्पायर के लिए ही काम करता है। हालांकि शंकर नारायण एक ईमानदार आदमी है, जिस वजह से उसे नाइटहुड की उपाधि दी जा रही थी। और यह वही दिन था जब जलियांवाले बाग में जेनोसाइड हुआ था। तो ब्रिटिश एम्पायर की जलियांवाले बाग में जो कुछ भी हुआ उसे पूरी तरह से दबाना था। दोस्तों, एक तरफ प्रेस का मुंह तो बंद हो गया था, लेकिन लोगों के बीच गुस्सा भड़क गया। इसका हल भी ब्रिटिश सरकार ने निकाला और 25-25 रुपए का मुआवजा बांटा। तो दूसरी ओर इस मामले में एक फर्जी जांच के लिए निर्देश दिए। इसी जांच का हिस्सा थे हाल ही में नाइट हिट के उपाधि हासिल करने वाले सर श्री शंकर नारायण। ब्रिटिश सरकार के एक जांच आयोग बनाती है और श्री शंकर नारायण इस आयोग के एकमात्र भारतीय हैं, जिनका ब्रिटिश न्याय प्रणाली में पूरा विश्वास है। क्राउन पहले ही यह बात मानता है कि वह उनके लिए कठपुतली का काम करेंगे। तो जब यह आयोग बना और जब इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, तो शंकर नारायण यह देखा कि जलियांवाले बाग में जो कुछ भी हुआ वह कोई आतंकी हमला नहीं था, बल्कि वह एक जेनोसाइड था, जो कि जनरल डायर की वजह से हुआ था। यह बात सभी लोगों को मालूम थी। इसके बावजूद आयोग के सभी लोगों ने जनरल डायर को नोगल्टी कहा, सिवाय शंकर नारायण के। लेकिन तीरथ सिंह ने उससे कहा कि तुम्हारे एक बोट के इधर से उधर हो जाने से कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, शंकर नारायण यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो यहाँ पर चुप रहा। फिर कुछ और जांच आगे बढ़ती है। जांच के दौरान ब्रिटिश सरकार इस मामले से जुड़े तथ्यों को दबाती है। इस दौरान नारायण की नजर एक युवक क्रांतिकारी लड़के प्रकट सिंह पर पड़ती है। इस लड़के से नायर का पुराना संबंध निकलता है। वो संबंध दरअसल में यह है कि प्रकट सिंह जो वो कृपाल सिंह का बेटा है, जो कि क्रांतिकारी कवि तो है और वह सही इंसान भी है। जब नायर प्रकट सिंह से मिला तो उसे मालूम चला कि प्रकट सिंह ने जलियांवाले बाग में अपनी माँ और छोटी बहन को खो दिया है और अब वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अकेला ही आवाज उठा रहा है। वो कहता है कि अगर जुल्म करने वाले अंग्रेज गलत हैं, तो जुल्म सहने वाले भी कुछ ना करने वाले भारतीय उनसे भी ज्यादा गलत हैं। शंकर नारायण जब यह सारी बातें प्रकट सिंह की सुनता है तो वह पूरी तरह से हैरान रह जाता है। लेकिन अगले दिन जब शंकर नारायण फिर से प्रकट सिंह से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा, तो मालूम चला कि प्रकट सिंह ने अपने हाथों की कलाई काटकर खुद की जान ले ली है। यह सुनकर तो वह
वह पूरी तरह से उदास हो जाता है। फिर शंकर नारायण फैसला करता है कि हम इस केस को लड़ेंगे। वह बताता है कि ये लड़ाई बहुत गंभीर होने वाली है, क्योंकि ये लड़ाई बस जनरल डायर के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे अंग्रेजों के साम्राज्य के खिलाफ होगी। कुछ दिन तक दोनों इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर जनरल डायर के खिलाफ केस दर्ज कर देते हैं। और शंकर नारायण जज साहब को बताता है कि 13 अप्रैल को जो भी कुछ हुआ वो एक सोची समझी चाल थी, ना कि सेल्फ डिफेंस। जबकि जनरल डायर का मानना यह है कि वह लोग दंगाई थे और वे बदले में डायर के लोगों पर हमला कर रहे थे और उसके पास हथियार भी थे। शंकर नारायण तब यहाँ पूछता है कि आखिरकार उन लाशों के ढेर के नीचे कितने ऐसे हथियार मिले जिससे तुम्हें खतरा हो सकता था? ऐसा कोई भी हथियार वहाँ मौजूद नहीं था। बाद में जनरल डायर का वकील कहने लगता है कि उन लोगों ने जनरल डायर के कर्फ्यू का पालन नहीं किया था। दोस्तों, जहाँ पर नायब तहसीलदार करतार सिंह भी इसके खिलाफ झूठी गवाही देता है। वह कहता है कि पुलिस स्टेशन के सामने ही लगभग 4 बजे के आसपास बहुत सारे दंगाई हथियार लेकर पहुंचे थे, जिस वजह से उसे जनरल डायर को खबर करनी पड़ी थी। लेकिन यह सरासर झूठ था, क्योंकि करतार सिंह ने उन लोगों को रोकने की भी कोशिश नहीं की थी। यहाँ पर शंकर नारायण सभी को बताते हैं कि उस दिन 4 बजे के आसपास किसी ने यह अनाउंसमेंट की थी कि क्रांतिकारी कन्हैया लाल जो है वह जलियांवाला बाग आ रहे हैं, जिस वजह से सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे। जबकि यह जनरल डायर की साजिश थी, क्योंकि कन्हैया लाल तो उस वक्त पटियाला के कवि सम्मेलन में मौजूद थे। दोस्तों, शंकर नारायण कोर्ट में एक आखिरी फैक्ट बताता है और कहता है कि जेनोसाइड होने के आधे घंटे पहले एक हवाई जहाज जो है वो जलियांवाला बाग के ऊपर से निकल गया था। लेकिन अपोजिशन का मानना था कि यह हवाई जहाज एक मेजर को छोड़ने के लिए जा रहा था। लेकिन यह भी सरासर झूठ था। एयर लॉन्ग में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। यहाँ पर शंकर नारायण बताता है कि वह हवाई जहाज जलियांवाला बाग के ऊपर इसलिए आया था ताकि वह देख सके कि जलियांवाला बाग में कितनी भीड़ है। और जनरल डायर ने 10 अप्रैल को गोरखा रेजिमेंट के बलूची रेजिमेंट के सोल्जर को यहाँ पर अर्जेंटली बुलाया था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सरदार रेजिमेंट अपने लोगों पर गोली नहीं चलाएगी। इसलिए उन्होंने इन लोगों को बुलाया था। तो जनरल डायर को ऐसा लग रहा था कि यह केस एक्सेप्ट नहीं होने वाला। लेकिन अगले हफ्ते से ट्रायल स्टार्ट होने वाली थी, जो देखकर तीरथ सिंह और जनरल डायर मुसीबत में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना चाहिए। तभी उन्हें एक वकील का नाम याद आता है और वह वकील का नाम नेविल मैकेले है, जो कि आधा भारतीय और आधा अंग्रेज है। तो नायर के खिलाफ जनरल डायर का केस नेविल मैकेले लड़ता है। और नायर तो मैकेले का पुराना दुश्मन है, क्योंकि वायसराय काउंसिलिंग में जो सीट मैकेले को मिलने वाली थी वह एंड टाइम पर नायर को मिल गई थी। और तब से ही नायर मैकेले का दुश्मन हो गया था, जो बोलने के बाद उसे थोड़ा सा अफसोस हुआ था। अब कुछ दिन बाद जज साहब इस केस का फाइनल डिसीजन बताने वाले थे। यहाँ केस जो है नायर के पक्ष में झुक रहा था, लेकिन जनरल डायर, तीरथ सिंह और नेवल मिलकर यहाँ किसी तरह से इस केस को जीतना चाहते थे। इसलिए वो इस केस में नायर को ही हटा देते हैं और उसके घर पर एक झूठी रेड पड़वा देते हैं और उसे स्पाई का एक एजेंट बता देते हैं। उसने कई सारे सोल्जर के बारे में पता करने की कोशिश की थी, जो कि सारी चीजें बेबुनियाद थी। तब डायर की यह चाल भी काम आई और यहाँ पर फाइनल डिसीजन के दिन ही नायर और दिलजीत को जेल ले जाता है। उनसे पूछताछ की गई तो वहाँ दूसरी तरफ फाइल डिसीजन के दौरान दिलजीत और नायर नहीं पहुंच सके, जिस वजह से जज अपना फाइनल डिसीजन बताते हैं, जिसमें सभी लोग जनरल डायर को नोवेल्टी कहते हैं। इस तरह से केस यहाँ पर नेविल जीत चुका था। दोस्तों, तभी केरल में ही कृपाल सिंह की एक चिट्ठी आती है नायर के पास। कृपाल सिंह वह आदमी है जो कि प्रकट सिंह का पिता है और फिलहाल वह कृपाल सिंह जेल में है। जेल से ही उन्होंने नायर को चिट्ठी लिखी थी। उसमें उन्होंने लिखा कि प्रकट सिंह अपने आप की जान नहीं ले सकता, बल्कि उसे इन अंग्रेजों ने मारा था। वो एक सच्चा क्रांतिकारी था और न किन्हीं 1 या 2 लोगों ने नहीं, बल्कि 3 लोग लगे होंगे उसे मारने के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि प्रकट सिंह क्या लड़का था। भले ही वह 13 साल का था, लेकिन फिर भी वो उन सारे एम्पायर से अकेला ही लड़ रहा था। जब वह ये सारी लड़ाई लड़ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि क्रांति की वो रोशनी आज भी जिंदा है, लेकिन उसके चले जाने के बाद ऐसा लगता है कि वो रोशनी बुझ गई है। ये सारी चीजें जब नायर को पढ़ता है तो उसका खून खोल उठता है। वह तुरंत ही अमृतसर वापस पहुंचता है। दिलजीत से कहता है कि हमें फाइनल डिसीजन के चैलेंज करेंगे, जिसकी वजह से वह कोर्ट में पहुंचे और इस फाइनल डिसीजन को वह चैलेंज करते हैं। लेकिन कोर्ट में पहुंचने के बाद भी अब कुछ भी नहीं बदलने वाला था। जज साहब बदल चुके थे और कहते हैं कि अब उनका फैसला कायम है। जनरल डायर जो नो गिल्टी था, ये सारी बातें सुनने के बाद नायर समझ गया था कि यह जज तो बिक चुका है, जिस वजह से उन्हें के सामने सारी कोर्ट के सामने उन्हें गंदी गंदी गालियां देने लगे। जब ये सारी गाली जज साहब ने सुनी तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी फिर से गाली दोगे तो तुम्हारा लाइसेंस जब्त करा दूंगा और बाद में काउंसलिंग बैठक करवा दूंगा, मैं तुम्हारी वकालत बंद करवा दूंगा। यह सुनने के बाद भी यह पर नायर जो है वो उसे गंदी गंदी गालियां दे रहा था, जिस वजह से बार काउंसलिंग की एक बैठक बुलाई जाती है और सभी के सामने यहाँ पर नायर को पेश किया जाता है, जहाँ पर जज साहब यहाँ नायर से कहते हैं कि
कि वो सॉरी बोले और यहाँ से चुपचाप चला जाए, क्योंकि आज के बाद वो कभी वकालत नहीं कर पाएगा। तब नायर पर माफी मांगता है, लेकिन यह माफी सिर्फ व सिर्फ हमारे देशवासियों के लिए थी। आज तक वह ऐसे लोगों के साथ रहा। वह सोचता था कि तो कोर्ट में सिर्फ हार जीत का फैसला होता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ सही गलत का फैसला होता है। तब जज यहाँ पर नायर से कहते हैं कि तुम किसी दूसरे केस के बारे में बात नहीं कर सकते। तब नायर कहता है कि वह बात कर सकता है। रूल 70 बार काउंसलिंग के रूल तहत उसे अधिकार है कि प्राप्त है, अगर उसे पास कोई भी ऐसा सबूत है और जो भी उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं अगर वो उन्हें गलत साबित करने सके तो वह यहाँ पर किसी भी को पेश कर सकता है। यहाँ पर सारी चीजें रूल बुक की में लिखी हुई थी, जिस वजह से यहाँ पर नायर को एक मौका मिल जाता है और अब वह किसी को भी पेश कर सकता है। और यही नायर की सबसे बड़ी प्लानिंग थी। कोर्ट में तो कोई भी प्रेस वाला मौजूद नहीं था, लेकिन यहाँ पर सारे प्रेस वाले मौजूद थे और अब नायर के पास सबूत था। क्या वो सुनिए, नायर के पास 3 ड्यूटी मेंबर्स थे जिन्होंने जनरल डायर को गिल्टी कहा था, लेकिन बाद में जनरल डायर ने उन्हें खरीद लिया, जिस वजह से उन्हें फैसले नो गिल्टी के रूप में बदल गए थे। ये सारी चीजें शंकर नारायण ने यहाँ पर साबित तो कर दी थी, लेकिन यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि जनरल डायर ने सभी को खरीद रखा था। लेकिन डायर ने जो वह अगर किसी को बात बताना चाहता था वो थी प्रेस। यहाँ पर सच्चाई को प्रेस के सामने बताई ताकि अगले दिन सारी सच्चाई अखबार में छप सके। नायर पर यहाँ पर सॉलिड स्पीच देता है, सभी को बताता है कि इन अंग्रेजों से बचकर रहना, क्योंकि ये अंग्रेज हमारा सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जब वर्ल्ड वार हुआ था तो इन अंग्रेजों ने 15 लाख सैनिकों को हमारे यहाँ से लेकर गए थे और लड़वाया था और कहा था कि अगर ये साथ देंगे तो हमें आज़ादी देंगे, लेकिन इन्होंने हमारा सिर्फ इस्तेमाल किया। हमारे 76,000 सैनिक मारे गए, हमारी थी भी नहीं। उसने वह सारी चीज़ें बोल दी और प्रेस से कहा कि ये सारी चीज़ें वो अखबार में जरूर छापें ताकि सारी दुनिया को मालूम चल सके कि ये लोग हमारे ऊपर कितना जुल्म कर रहे हैं। अगले दिन जब ये सारी खबर अखबार में छपनी स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे जनरल डायर जो है वह सदमे में जाने लगा। वो इंग्लैंड चले गया क्योंकि उसे सोल्जर के पद से निरस्त कर दिया गया था। और फिर 21 साल बाद मतलब कि 1940 में सरदार उधम सिंह ने माइकल और डायर को सभी के सामने मार डाला था। दोस्तों, इस तरह मूवी की यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी केसरी 2 की पूरी कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।